मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आप लगातार नियमित रूप से सोहन इंस्टीट्यूट पर देख रहे हैं। उसी के क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। संभव है कल बारिश हो, वाक्य जो है काल की दृष्टि से है। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी हेतु हेतुमत भविष्य काल और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न में दिया है संभव है कल बारिश हो, मतलब निश्चित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है संभाव्य भविष्यकाल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्यकाल है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और ऑप्शन डी में दिया है सियाराम शरण गुप्त। देखिए महत्वपूर्ण रचना है ये। तो देखिए वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इसलिए विकल्प जो है यहाँ पर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, वाक्य में विभक्ति पूछ रहा है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, वाक्य में विभक्ति है। ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी पंचमी और ऑप्शन डी में दिया है षष्ठी। तो देखिए जब किसी को अन्य से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर डी षष्ठी विभक्ति। और ध्यान रहे यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति न दिया हो, यदि विकल्प में सप्तमी विभक्ति हो तो आपको सप्तमी विभक्ति लगाना चाहिए, लेकिन यदि षष्ठी विभक्ति न दिया हो तब। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी षष्ठी विभक्ति है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी में दिया है बीसल देव रासो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य जबकि चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। जबकि बीसल देव रासो एकमात्र ऐसा रासो साहित्य है जिसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। जबकि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो इन सब में जो है वीर रस की प्रधानता है और जबकि बीसल देव रासो में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसके चारों ही विकल्प में भास्कर दिया है, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। तो देखिए जो ऑप्शन ए में दिया है भास्कर, इसके साथ कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा। तो देखिए शुद्ध रूप से जो भास्कर शब्द है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर सही होगा आपका बी विकल्प सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसका एक वचन नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है अध्यापक, ऑप्शन बी मामा, ऑप्शन सी केस और ऑप्शन डी में दिया है माता। तो देखिए अध्यापक, मामा और माता ये तीनों नहीं होंगे।
क्योंकि इनका एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। लेकिन देखिए केस जो है इसका एक वचन नहीं होता, यह नित्य बहुवचन होता है। प्राण, आंसू, अक्षत, इनका एक वचन नहीं होता, ये नित्य बहुवचन होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केस। चलिए अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी में दिया है यशपाल और ऑप्शन डी में मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए कुछ लोग इसमें भी अज्ञेय पर जाएंगे, लेकिन यह भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। इसकी जो बैठक है 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया, कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया, कैसा वाक्य है? देखिए इसलिए, किंतु, इस प्रकार के यदि कोई शब्द जो है आता है तो वहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य होता है। इसलिए विकल्प जो है आपका यहाँ पर सी सही होगा। सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया, इसमें जो है संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न। भिखारी पैर से लंगड़ा है, वाक्य में कारक है। भिखारी पैर से लंगड़ा है, इसमें कौन सा कारक है पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस अंग में विकार हो वहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। इसलिए देखिए किस अंग में विकार है तो उसके पैर में जो है, पैर से वह लंगड़ा है, इसलिए पैर में तृतीया लगेगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, करण कारक। तो देखिए भिखारी पैर से लंगड़ा है, इसमें तृतीया विभक्ति करण कारक है। इसलिए आपका विकल्प जो है सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में पुल्लिंग है, तो देखिए चार विकल्प आपके सामने हैं। पुल्लिंग शब्द का आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी गली और ऑप्शन डी में दिया है पराग। तो देखिए सरसों, हवा, गली ये तीनों ही जो है पुल्लिंग नहीं है। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी में दिया है योजक चिन्ह। तो देखिए किसी बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वह उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा। चलिए कुछ इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली से, ऑप्शन डी प्राकृत से। तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जितना हो सकता है क्लास को जो है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में अपने मित्रों में जो है शेयर ज़रूर करें। चलिए, ढाक के 3 पात का अर्थ है। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि ढाक के 3 पात का जो है सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए साफ इनकार कर देना, ऑप्शन बी बेकार घूमना, ऑप्शन सी सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, ऑप्शन डी किसी विशेषता से संपन्न होना। तो देखिए, ढाक के 3 पात का सही जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। देखिए, आप अपनी तैयारी जो है नियमित रूप से करें क्योंकि देखिए इस वर्ष आपको एक नई शिक्षक भर्ती ज़रूर देखने को मिल सकती है। हाँ, यूपी टेट की परीक्षा होने के बाद ही भर्ती आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछ रहा है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भारती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी में दिया है वागेश्वरी। तो देखिए, भारती, शारदा और वागेश्वरी ये तीनों ही जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन देखिए, भामा का अर्थ होता है स्त्री, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। भामा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर सी भामा। चलिए, जो किसी का अनुवाद ना हो पूछ रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो किसी का अनुवाद ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मौलिक, बी में दिया है अपभ्रंश, सी में अपठित और ऑप्शन डी में दिया है अपठनीय। तो देखिए, जो किसी का अनुवाद ना हो वह मौलिक होगा और जो किसी का अनुवाद हो वह अनुदित होगा। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदृश्य, सदृश, सादृश्य और सादृश्य। तो देखिए, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो आपको बताना है कि किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा के समय बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है सदृश्य, कुछ लोग बहुत लोग इसे लगा रहे हैं, तो निश्चित ही ये आपका उत्तर नहीं है। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सदृश। बी विकल्प सही होगा। इसे आप किसी पुस्तक में देख भी सकते हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो ए, सी और डी तीनों नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, लेकिन वह आपका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रहे आपको। चलिए, गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न।
गुजराती जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी में दिया है पैसाची और ऑप्शन डी में दिया है सौरसेनी। तो देखिए गुजराती जो है सौरसेनी से विकसित हुई है। इसका सही जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से जो है गुजराती विकसित हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उससे खाना नहीं खाया गया, ऑप्शन बी छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन सी में दिया है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए उससे खाना नहीं खाया गया। तो देखिए खाना यहाँ कर्म है और दूसरा देखिए छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कर्म है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए विकल्प सी ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सर्वनाम, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी में दिया है क्रिया और ऑप्शन डी में दिया है विशेषण। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण। ए बी और सी तीनों नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी में दिया है फ्रेंच। तो देखिए चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है, इसलिए सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी में दिया है संकर। देखिए दो भाषाओं से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विकल्प जो है यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।